हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल चैप्टर पढ़ा था, जो कि पूरी तरीके से हम लोगों ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने डिविजिबिलिटी रूल की जितनी भी क्लास हुई है उन सभी क्लासेज का आपने रिवीजन किया होगा। और मैंने बोला था अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से अगर आपने पूरा चैप्टर खत्म किया है डिविजिबिलिटी रूल, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। ठीक है, क्योंकि 100% चीजें हम लोगों ने कवर की है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान रखना, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, जो कि हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर सिस्टम एक बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल में से, फिर उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आप अच्छे से कर लीजिए तो कम से कम 80% आपका नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल नया चैप्टर है, हर स्टूडेंट के समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर करने से पहले हम डिविजिबिलिटी रूल के बहुत सारे कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होंगे, इस वजह से मैंने आपको पहले डिविजिबिलिटी रूल कराया था। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस से हम लोग सारी चीजें आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये भी। ठीक है, बड़ी शिद्दत से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, पर एक बार कर लिया तो इन फ्यूचर आपको फिर से वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को। ठीक है, तो जैसे डिविजिबिलिटी रूल खत्म किया है वैसे ही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम खत्म करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये पढ़ेंगे मैं रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो इसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रिमाइंडर। तो ये हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज ही क्लास, और आज ही क्लास का बेसिक मैं तैयार कर दूंगा, तो ध्यान से करेंगे क्योंकि यही बेसिक पूरे रिमाइंडर थ्योरम में लगेगा। ठीक है, जितने भी हम शेषफल के क्वेश्चन करेंगे उन सब में आज का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल टाइम देके मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, जैसे आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा हो वही सिलेबस है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एकदम सीजीएल मेंस सीडीएस तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूं रिमाइंडर, शेषफल क्या होता है? तो ये तो आप जानते हो ना शेषफल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं सपोज करो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, 92 को अगर मैं 17 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? ठीक है, ये निकालना है मुझे। ठीक है, कि 92 को अगर सपोज करो मैं 17 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो मैं बात करूं भागफल, वो सॉरी भाग, तो भाग देना तो सभी को आता होगा। चलिए आज हम लोग बिल्कुल बेसिक क्लास है तो बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं भाग देने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो बिल्कुल शुरू करेंगे कि अगर मैं 92 को 17 से भाग दूं तो कैसे भाग देते हैं। तो भाग देने का प्रोसेस हम लोग आज देखते हैं। आता सबको होगा बट बेसिक है, करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि मेरे को 17 92 को कैसे भाग देता है ये हम लोग करेंगे। तो भाग देने का प्रोसेस क्या होता है, देखो हम जिस संख्या से भाग देते हैं, जैसे 92 को 17 से भाग देते हैं तो 17 क्या होता है, 17 को बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिवीजर। हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक। तो 17 क्या हो गया? डिवीजर हो गया। ठीक है, अब जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, जिस संख्या को भाग देते हैं, 92 को भाग देते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड।
हिंदी में लिखा देता हूँ भाज्य। ये तो आपको आता होगा ना, ठीक है। मैं बात करूं कि 92 को 17 से कैसे भाग देते हैं, ठीक है। तो कैसे भाग देते हैं भाई, 92 से जस्ट छोटा। अब देखो 92 में 17 से पूरा पूरा तो भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो 92 से जस्ट छोटा 17 का कौन सा मल्टीपल है, अर्थात 92 से जस्ट छोटा किस नंबर को 17 काटता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो कितना होता है 85 होता है। 17 पंचो 85 होता है ना, कितनी बार गया, 5 बार गया। 17 पंचो 85, 92 से जस्ट छोटा 17 से कटने वाला नंबर कौन सा है, 85 है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो जितनी बार भाग जाता है ना, जितनी बार भाग गया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट, अर्थात उसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भागफल, ठीक है। तो मैं बात करूं कि शेषफल क्या होता है। देखो ये 5 बार गया तो 85 आ गया। अगर मैं 92 में से 85 घटाऊंगा और कितना आएगा, 7 आ जाएगा। जो लास्ट में फाइनल बचता है ना, उसी को बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जो लास्ट में बचता है ना फाइनल, 92 में से 85 घटा तो कितना आएगा, 7। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर्स हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो बस इसी को पढ़ना है कि ये रिमाइंडर है क्या, ठीक है। तो ये होता है भाग देने का प्रोसेस, जो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को आता होगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया भाग देने का प्रोसेस। सभी संख्याओं में से भाग दिया जाता है। फिर से बता देता हूँ कि मेरे को 92 को 17 से भाग देना है। तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिविजर, अर्थात भाजक, यानी कि भाग देने वाली संख्या, ठीक है। अब 92 को भाग दे रहे हैं, जिस संख्या को भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, अर्थात भाज्य बोलते हैं। ये 92 को 17 से भाग दे रहे हैं तो 92 क्या होगा, डिविडेंड होगा, ठीक है। अब जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल। तो 5 पर गया तो 17 पंजो 85। अब मैं 92 से 85 घटाऊंगा तो 7। जो लास्ट में जो बोलता है फाइनल, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब बेसिकली हमको इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया भाग देने का प्रोसेस, जो कि हर स्टूडेंट को आता हुआ, ठीक है। अगर सपोज करूं मैं बात करूं कि बाण में क्या है यहाँ पे, बाण में है यहाँ पे भाज्य, हिंदी में लिखा रहता हूँ, ठीक है। बाण में भाज्य। तो अगर मैं बात करूं बाण में कैसे आया, ठीक है, कि बाण में कैसे बना, ठीक है। तो बाण में कैसे आया कि 17 गुणा, अगर मैं 17 की 5 में गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 17 गुणा 5 85। 85 में 7 जोड़ दो तो बाण में नहीं आ जाएगा क्या, तो +7। तो बाण में ऐसे बना, बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे 17 क्या है, 17 है भाज्य, बराबर कितना आएगा, 17 है भाजक। और 5 क्या है, भागफल है। और +7 क्या है, 7 क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आती है, ये है कंसेप्ट। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में बोल देता हूँ, डिविडेंड बराबर डिविजर गुणा कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये है आपका पूरा कंसेप्ट। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ से कि किसी भी संख्या को भाग देने का ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ध्यान रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 57 को मैं सपोज करो 17 से भाग दूं, तो यहाँ पे 57 क्या है, ठीक है, भाग दूं तो कैसे भाग दूंगा भाई, 17 से जस्ट, वो 57 से जस्ट होता, 17 का मल्टीपल कौन सा है, 51 है। कितनी बार जाएगा, 17 थी 51, ठीक है। तो कितना आया, यहाँ से रिमाइंडर आया 6, ठीक है। तो मैं बात करूँ ऐसे 57 कैसे आया, तो 57 ऐसे तो आया, 17 की 3 में गुणा करी 51, प्लस कितना जोड़ूंगा 6, तो यही तो निकल गया है। तो 17 क्या है यहाँ पे, तो 57 बराबर कितना आ गया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाई ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया ना, भाज्य बराबर कितना आएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीज निकल के आई। तो ये चीज मैं बता रहा था, ये होता है पूरा भाग देने का प्रोसेस, ठीक है। और मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट को आता होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया, तो नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, सारी चीज बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। बेसिक क्लास है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तब तक नोट कर लीजिए भाई। तो समझ में आ गया ना कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी संख्या को भाग देने का, ठीक है।
तो नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, भाई ये तो समझ में आ गया ना सबके। ठीक है, देखना इसी कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ गए एग्जाम में। वो सारे क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना तब आपको पता चलेगा इस कंसेप्ट की अहमियत। ठीक है, अभी दिखने में थोड़ा इजी दिख रहा है, बट इस पे चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे CPO, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे इसी में। ठीक है, कंसेप्ट लिखा देता हूं। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक, इसलिए सारी चीज मैं खुद अपने हाथों से लिखा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में भी लिखा देता हूँ। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये पहला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। अगर किसी भी संख्या को मैं किसी संख्या से भाग दूं तो जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, अर्थात भाजक से छोटा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो 95 को अगर मैं 13 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ शेषफल की, भागफल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो कैसे भाग देते हैं, 95 को 13 से कैसे भाग देते हैं। 95 से जस्ट होता 13 का मल्टीपल कौन सा, 91। कितनी बार जाएगा, 13 सत्तर 91। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना है, 4 आया। मैं सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, भागफल की नहीं कर रहा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर सपोज करो मैं 59 को अगर 13 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 13 चौक 52, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेता हूं। 7 आ गया ना। अगर सपोज करो मैं 46 को, ठीक है, 49 को अगर मैं 13 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 10। मैं सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, 10। तो यहाँ से क्या चीज देखे, तो यही तो चीज बोली मैंने, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाई ये डिवीजर है ना, ये डिवीजर ही तो है। और ये क्या है, ये तो डिविडेंट है। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर 13 से छोटा आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 13 से छोटा आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 13 से छोटा आ रहा है। तो बिल्कुल ये चीज सिद्ध हो गई। ठीक है, कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। देखो ये रिमाइंडर आ रहा है, ये भाजक क्या है, इन सबका भाजक 13 है। देखो रिमाइंडर 13 से छोटा ही आ रहा है ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ डिवीजर इज डी देन रिमाइंडर कैन बी 0 to D-1। ठीक है, यही तो चीज लिखाई है मैंने। ठीक है, यही तो चीज लिखाई है। इफ डिविजर डी, अगर डिविजर मान लिया मैंने डी है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 से लेकर D-1 होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई संख्या मान ली है, उसको मैं अगर डिविजर डी से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ध्यान रखना, मैं सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, डॉट डॉट डॉट। रिमाइंडर ध्यान रखना D-1 तक ही आ सकता है। ठीक है, अगर मैं किसी संख्या n को d से भाग दूं तो ये रिमाइंडर आ सकता है।
ठीक है, 0 से लेकर d माइनस तक आ सकता है, बट ध्यान रखना, बट रिमाइंडर कांट बी greater than and equal to डिवीजर। ठीक है, यही तो चीज लिखा है मैंने। देखो रिमाइंडर की किसी भी संख्या n को अगर dy या d से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 d माइनस 1 तक हो सकता है। अर्थात रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होगा और कभी भी डिवीजर के बराबर नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो यही तो चीज लिखाई है मैंने, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखो छोटे से कंसेप्ट को मैंने कितना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको आगे कोई कंफ्यूजन रहे, इस वजह से इतना डिटेल में डिस्कस किया, तो नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, तो ये हो गया रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवीजर। ठीक है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया और एग्जाम्पल के साथ ही बता दिया। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगले कंसेप्ट की। इसी में छोटे छोटे 3 4 कंसेप्ट है वो कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, रिमाइंडर थ्योरम में तो बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत लेंथी टॉपिक है भाई ये भी। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा, बट एक चीज ध्यान रखना, आपने अगर पूरी ईमानदारी से रिमाइंडर थ्योरम ही पूरा कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ इन फ्यूचर आपको कभी भी ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप क्लास नोट्स बना रहे हैं बस उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर से मतलब इसकी क्लास देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो पहला कंसेप्ट करा दिया। अब मैं बात करता हूँ दूसरा कंसेप्ट की। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अगर मैं सपोज करो किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो 67 को 13 से भाग दूं तो मैं बात करूं यहां से रिमाइंडर क्या आएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट है, देख लीजिए। अगर मैं किसी भी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो हर कोई निकाल सकता है कि अगर मैं 13 से 67 को भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 13 पंजो 65, कितना आएगा यहाँ से, रिमाइंडर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो ये तो आप लोगों ने कितना इजीली निकाल लिया कि रिमाइंडर आया 2, अर्थात ये जो रिमाइंडर आया ना ये डिवीजर से छोटा ही है, देख लो, और ये पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आया। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हो गया। ठीक है, कि अगर मैं किसी भी बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग दूं तो हम लोग रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं इसी में। अगर सपोज करो मैं किसी भी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग दूं तो अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे कि सपोज करो मैंने 17 ले लिया। ठीक है, अगर 17 को सपोज करो मैं 32 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, अब ये बताओ मुझे। ठीक है, वहां तो आप लोगों ने इजीली कर लिया, अब यहां बताओ कि अगर मैं किसी भी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से इसका जवाब देना। ठीक है, तो सोचने का टाइम देता हूं मैं आप लोगों को। कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। अभी मैंने पूछा कि 67 को 13 से भागा दो तो आप लोगों ने इजीली बता दिया, अर्थात किसी बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग देते तो आप लोगों ने रिमाइंडर इजीली बता दिया। अब मैंने पूछा किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे, सॉरी, किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो भाई अभी मैंने आपको भाग का प्रोसेस बताया था
कि 17 को डिवाइड करना है 32 से। तो कैसे डिवाइड करते हैं भाई? 17 अगर मैं 32 गुणा 1 भी करूँ तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो ये तो 17 है। तो अब मैं कैसे करूँगा गुण? इसमें भाग कैसे करूँगा? तो मैंने बताया था 17 से जस्ट छोटा 32 का मल्टीपल कौन सा है भाई? 32 का सबसे छोटा मल्टीपल एक ही तो है। अगर मैं बात करूँ 32 गुणा 1, तो 17 से जस्ट छोटा 32 का मल्टीपल कौन सा है? तो 0 है ना भाई। 0 तो हर संख्या से कटता है ना, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये? 0 बार जाएगा, ठीक है। और कितना आ गया यहाँ से? 0 आ गया, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17 आ गया, ठीक है भाई। 0 बार गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया? तो 17 आ गया ना, ठीक है। क्योंकि देखो 17 से जैसे 32 का मल्टीपल 0 है भाई। 32 का मल्टीपल कौन सा है? 0 है। तो 0 बार जाएगा, 0 आ गया तो कितना आया? रिमाइंडर आया 17। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं किसी भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या निकल के आता है? रिमाइंडर हमेशा वो छोटी संख्या निकल के आता है जिस संख्या को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम छोटी संख्या है 17 को डिवाइड कर रहे हैं 32 से, तो हमेशा रिमाइंडर वो छोटी संख्या आ जाएगा। तो इस संख्या का रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ से 17 आ गया, ठीक है। यही तो चीज बताई मैंने, अब कोई कंफ्यूजन ना रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं आपको 2 को आप डिवाइड करो 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से? तो रिमाइंडर वही छोटी संख्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। कि यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। क्योंकि अगर मैं 5 से सपोज करो 2 को बांट दो तो 0 बार जाएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो यही तो चीज निकाली है यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर वो छोटी संख्या निकल के आती है जिस छोटी संख्या से हम लोग भाग देते हैं। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 2 कंसेप्ट बता दिए मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा कंसेप्ट और देख लेते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये ध्यान होगा तो आपको कंफ्यूजन ना रहेगा, ठीक है। इस वजह से सारी चीजें हम लोग क्लियर वे में कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। अगर सपोज करो मैं 119 को 17 से भाग दूं तो बताओ यहां से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? ठीक है, क्या पूछा मैंने? अगर मैं 119 को 17 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? हर कोई स्टूडेंट बता देगा, क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागते रहे तो हर कोई बता देगा। कितना जाएगा? 17 सत्यों 119। तो रिमाइंडर कितना है? यहाँ से रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। ये तो हर किसी ने बता दिया। तो ये 0 कैसे आया? अर्थात ये 0 आने का मतलब क्या हुआ? ये 0 आने का मतलब तो यही तो हुआ ना, 119 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 17। इसका मतलब तो यही तो हो गया कि भाई अगर मैंने 119 को 17 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 119 को 17 पूरा पूरा डिवाइड करता है, या फिर 119 या 17 119 को पूरा पूरा भाग करता है। इसका मतलब यही तो हो गया भाई, किसी भी संख्या को अगर मैं किसी संख्या से भाग दूं रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब वो संख्या उस संख्या से पूरी पूरी भाग है, पूरी पूरी कट रही है, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें और डिटेल में जाऊं, ठीक है। तो मैं बात करूं कि ये रिमाइंडर 0 आया कैसे, ये कंप्लीटली डिवाइड कैसे हुई, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ये 119 है। 119 का मतलब कितना होता है? 119 का मतलब होता है 17 गुणा 7, ये होता है। ध्यान रखना, ये चीजें आपको दिखने में आसान लग रही होगी, सवालों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहना बिल्कुल भी, ठीक है। इस वजह से ध्यान से देखेंगे। तो 119 का मतलब कितना होता है? 17 गुणा 7। इसका मतलब क्या होगा भाई? 119 में ही तो 17 छुपा होता है भाई। 119 का मतलब 17 गुणा 7, इसका मतलब 119 में ही 17 छुपा होता है।
ठीक है, छुपा हुआ होता है। जब मैं 119 को 17 से भाग दूंगा तो बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 17 इज ए फैक्टर ऑफ 119। इसका मतलब 17 जो है ना, यही लिखा देता हूँ, 17 इज ए फैक्टर ऑफ 119। इसका मतलब कितना हो गया? 17 119 का एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब गुणनखंड है, गुणनखंड है मतलब इसी का पार्ट है, इसी का टुकड़ा है। तो यहाँ से ये भी तो हो गया 17 इज ए फैक्टर ऑफ 119। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हो गया कि 17 119 का एक गुणनखंड है, अर्थात 17 119 का एक बच्चा है, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या बन गया? अगर किसी भी संख्या को मैं उस संख्या के गुणनखंड, उस संख्या के फैक्टर से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। या फिर ऐसे बोलूं, अगर मैं किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करूं तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। ये बात हो गई, क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज करो मैं 52 को अगर 13 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। 0 आएगा क्यों? क्योंकि 52 का मतलब कितना होता है? 13 गुणा 4। तो देखो 52 गुणा 13 गुणा 4, अगर 52 में ही 13 छुपा होता है। जब मैं 52 को अगर 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ कि 13 इज ए फैक्टर ऑफ 52। तब किसी भी संख्या को उस संख्या के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 निकल के आता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये बात को मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। ठीक है, एक तो भाई 17 इज ए फैक्टर ऑफ 119। ठीक है भाई, 17 119 का एक फैक्टर होता है। इस बात को, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इस बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि भाई 119 जो है ना, 17 का एक मल्टीपल है, 17 का एक गुणक है। कैसे? देखो, अगर मैं 17 का फायदा भी करूँ, 17 गुणा 1 17 34 ऐसे डॉट डॉट कर 119 आता है। तो मैं इस बात को ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 119 17 का एक मल्टीपल है। मैं बात करूँ 17 का एक मल्टीपल 119, तो 119 को जब 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 जाएगा, अर्थात पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ यहाँ से कि 119 इज ए मल्टीपल ऑफ 17, अर्थात 119 17 के पापा है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से बोल दूसरे तरीके से इसको कैसे बोलूंगा? 119 इज ए मल्टीपल ऑफ 17। तो इन तीनों बातों का एक ही तो मतलब है। ठीक है, अगर मैं 119 को 17 से भाग दूं तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 119 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 17, अर्थात 119 को 17 पूरी पूरी बार डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया। अब 17 इज ए फैक्टर ऑफ 119। तो मैं बात करूं, किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। या ऐसे बोलो, किसी भी संख्या को उसके मल्टीपल से नहीं, किसी भी संख्या से उसके मल्टीपल को भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर आता है 0, अर्थात वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड करती है। इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, जैसे 161 को अगर सपोज करूं मैं 23 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। क्यों? क्योंकि देखो 161 23 का ही तो एक मल्टीपल, 23 का ही एक मल्टीपल है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था? अगर किसी भी संख्या को, जैसे कि 121 23 का मल्टीपल है तो 119 इज ए मल्टीपल ऑफ 17। तो यहाँ से मैंने ये बताया था, किसी भी संख्या के मल्टीपल को उस संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। भाई किसी भी संख्या के मल्टीपल, जैसे 23 का मल्टीपल है 161, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या के मल्टीपल को उस संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। यही तो चीज बताई मैंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों चीजों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। भाई 17 इज ए फैक्टर ऑफ 119, अर्थात 17 119 का एक पार्ट है। जब 119 को 17 से काटूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। अब 119 से मल्टीपल ऑफ 17, 17 का एक गुणक होता है 119। अगर 119 को 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, ये दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको रिवाइज कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे जितना करवा दिया उन कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर कल की क्लास में नए कंसेप्ट करेंगे। तो अभी जितना बताया उन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए।
इन दोनों बातों का मतलब समझाया, किसी भी संख्या के मल्टीपल को उस संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, और किसी भी संख्या के फैक्टर को किसी भी संख्या के फैक्टर से उस संख्या को भाग देते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। रिमाइंडर 0 आने का मतलब वो संख्या उस संख्या से पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। भाई इतना बेसिक से तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सारी चीजें हमने कर ली है। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखना ये चीजें दिखने में कितनी सिंपल थी, अब देखना इनका क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1, नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। भागाकार के एक सवाल में, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य ज्ञात करें। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ और हर स्टूडेंट इस सवाल करने का ट्राई करेगा, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल CHSL 2023 प्री का है भाई। ये सवाल ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो देखो भागफल के प्रोसेस से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये सवाल करने पड़ेंगे, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS, CPU, CDS, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। इस वजह से हम लोगों ने इतना बेसिक से और इतना डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको भाग करने का प्रोसेस बताया था। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको चीजें ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो मैंने बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल पहले भाजक लिख लेते हैं ना। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने आपको बताया था, बस इसी कंसेप्ट से तो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मेरे को शेषफल दिया गया है और मेरे को भाज्य ज्ञात करना है, ये भाज्य निकालना है। तो ये भाज्य मैं कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे पास भाजक भी हो, भागफल भी और शेषफल भी हो। जब मैंने तीनों चीजें निकाल लूंगा और इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो बिल्कुल इजीली भाज्य आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे कैसे भी करके तीनों चीजें निकालनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ भी तीनों चीजें बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दे रखी शेषफल को छोड़ के, तो बिल्कुल हम लोगों को पहले ये चीजें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तब जाके आप लोगों का भाज्य आएगा अर्थात डिविडेंड आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि शेषफल 44 है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो सपोज करो ये मैंने डिविडेंड मान लिया। ठीक है, ये भाज्य हो गया। ठीक है,
भाग ऐसे देते हैं ना भाई, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को शेषफल दे रखा है 44 दे रखा है, ठीक है। ये 44 आया, ये भाज्य को जब मैं भाजक से भाज्य को जब भाजक से भाग दूंगा तो शेषफल आया मेरे पास 44 आया, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भाजक भाजक आएगा, भाजक ही आएगा ना, तो भाजक क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। तो भाजक शेषफल का 5 गुना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इतना बेसिक से बताना नहीं चाहिए था। शेषफल का 5 गुना है, इसका मतलब यही तो होगा, ठीक है, कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। तो भाजक कितना आ जाएगा, शेषफल का 5 गुना करूंगा तो कितना आएगा, 44 गुना 5 करूंगा तो 220 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, भाजक आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 11 गुना है, ठीक है। अब भाजक भागफल का 11 गुना है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि भागफल भाजक का 1/11 है, ठीक है। ऐसे भी तो बोल सकता हूँ भाई, मैं बता देता हूँ। भाजक भागफल का 11 गुना है, ये हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से मैं भागफल निकालू तो कितना हो जाएगा, भाजक को 11 से भाग दे दूंगा। यही तो चीज आई, यही तो चीज मैंने डायरेक्ट बोली, तब आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी, तो पहला क्वेश्चन है, इस वजह से बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है। तो भागफल कितना आएगा, भाजक बटे 11, भाजक आया 220, तो कितना आएगा 220 बटे 11 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया, भागफल आ गया 20 आ गया, ठीक है। ये है मेरा डिविडेंड, अर्थात भाज्य है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अब ये तो आप बता ही सकते हो कि डिविडेंड कैसे आएगा। मेरे को तीनों चीज तो चाहिए थी और तीनों चीज मैंने निकाल ली, ठीक है। तो कैसे आएगा, इन दोनों गुणा करके जोड़ दूंगा, कितना आएगा 220 गुणा 20 प्लस 44, यही तो चीज निकल के आई। तो गुणा करते हैं, कितना है 00 बाई दूना 44, इसमें 44 ऐड करूंगा और कितना आएगा 4 बार 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है, देखो कितना इजीली होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, इस वजह से इतना बेसिक से बताया, नोट कर लीजिए तब तक। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, CHSL 2000 पीरी का क्वेश्चन था भाई। आप लोग प्रीवियस ईयर के देखना, उठा के ऐसे लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितनी वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन छुपी हुई है। जितनी स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज़ें आसान लगेगी, वरना ऐसे तो कोई भी कर सकता है भाई, ठीक है। तो स्मार्ट तरीका लगाना है। इसमें एग्जामिनर से यही पूछना चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड क्या है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट तो यार सभी से आता है कि भाग देने का प्रोसेस, तो ये तो आप लोगों ने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ लिया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ आप ही कैलकुलेशन चेक करना चाहता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विभाजन के एक पर्सन में, लैंग्वेज यही रहेगी भाई, ठीक है। विभाजन के एक पर्सन में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और यदि ए और बी क्रमश से भाजक और भाज्य है, तो क्या ये क्वेश्चन तो यार अधूरा है, पास है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है,
ठीक है, तो ऑप्शन लिखा देता हूं मैं, इधर लिखा देता हूं, ठीक है। 4b माइनस ए स्क्वायर बटे ए बराबर 3, बी कितना है 4b माइनस 2a बटा ए स्क्वायर बराबर कितना है 2 है। ऑप्शन सी क्या है, ए प्लस 1 स्क्वायर बराबर 4b है। ऑप्शन डी क्या है, ए प्लस 2b बटे 4 है, ये है भाई। और ये क्वेश्चन CDS का है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखा है, और वेरिएबल देकर काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई आने वाले एग्जाम में, ठीक है। इस वजह से सीट में लिया है क्वेश्चन है। देखो इस कंसेप्ट से रिलेटेड कितना शानदार क्वेश्चन बना दिया एग्जाम में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो चीज दिखने में इजी हो उसका इस्तेमाल एक फजल वे में किया गया है, तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट वही लगेगा, बस वेरिएबल देकर चीजों को यहाँ पे डरा दिया गया है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। विभाजक के एक पर्सन में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रम में से भाजक है और भागफल है, ठीक है। ए और बी क्रम में से क्या है, भाजक और भागफल है। ए क्या है, भाजक है, और बी क्या है, भागफल है। ये चीज दे रखी है यहाँ से, ठीक है। यही होता है ना, भाग ऐसे देता है, ठीक है। तो क्या किया गया, विभाजक के पर्सन भाजक भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है ना वो भागफल का 4 गुना है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, ए और बी, यहाँ भी भाजक दे रखा है, यहाँ भी भागफल दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई। देखते हैं, विभाजक के एक पर्सन में भाजक भागफल का 4 गुना है। शेषफल का आना चाहिए यार यहाँ पे, ये भागफल की जगह शेषफल आना चाहिए भाई, यहाँ पे शेषफल आना चाहिए यार। शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 2 गुना तो नीचे दे रखा है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे है ना, ये भागफल नहीं है, ये भाज्य है, ठीक है। यहाँ पे ये गड़बड़ कर रखी है। ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य है भाई, ठीक है। ये ठीक है भाई, भागफल ही आएगा ऊपर, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कि ए और बी क्रम से भाजक है, ए भाजक है और बी भाज्य है, तो बी आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, ये मेरे को दे रखा है, ठीक है। अब दे रखा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है। भाजक जो है ना भागफल का 4 गुना है, तो मैं ऐसे भी इसे बोल सकता हूँ कि भागफल भाजक का बटे 4 है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ भाई, यार ये तो आता होगा ना, भाजक कितना है, भागफल का 4 गुना है, तो यहाँ से भागफल निकालो तो कितना आ जाएगा, भागफल भाजक का बटे 4 आ जाएगा ना। अब भाजक कितना है मेरे पास, भाजक है ए बटे 4, तो भागफल कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बटे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ से समझ में आ गई। अब क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है ना शेषफल का 2 गुना है, तो मैं बात करूं शेषफल कितना होगा, भाजक का आधा हो जाएगा ना, तो शेषफल कितना आएगा, भाजक है ए, तो ए का आधा हो जाएगा। ये चीज निकल के आई यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व कर लूंगा, तो भाज्य बराबर कितना होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक कितना है, ए है, गुणा भागफल ए बटे 4 है, प्लस शेषफल कितना है, प्लस ए बटा 2 है। यही तो चीज निकल के आई। तो बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए बटा 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, बिल्कुल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, 2 आ जाएगा, और सॉरी 4 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2a आ जाएगा यहाँ पे। तो बी को इधर भेज देता हूँ 4 के साथ, 4b, ठीक है। अब यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ से, ए प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को निकालना है 4 बराबर, तो बी इधर बटे में आ जाएगा। तो यही तो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो यही तो ऑप्शन आ गया, 4 है तो इसको मैं बटे में कर दूंगा, तो यही चीज निकल के आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो ऐसे
वेरिएबल के साथ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो वेरिएबल देखो आपको डरना नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। क्या दे रखा है, विभाजन के भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। और ए और बी मेरे को ए दे रखा है, भाजक दे रखा है, बी दे रखा है, भाज्य दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है भाजक भागफल का 4 गुना है। अगर भाजक भागफल का 4 गुना है तो मैं बोलूँ कि भागफल भाजक का बटे 4 होगा। तो भागफल भाजक का बटे 4 होगा, भाजक है ए, तो ए का बटे 4 होगा, ए बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दे रखा है कि भाजक शेषफल का 2 गुना है। तो बात करूँ कि शेषफल भाजक का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल भाजक कितना, ए का बटे 2 हो जाएगा। तो ये चीज निकल के आई, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आगे ये चीज निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए तब तक। तो हमेशा ध्यान रखना है, वेरिएबल को देख के डरना नहीं है। ठीक है, तब तो नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, जब तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर, भागफल एक 175 है। तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा। तो ऑप्शन लिखा देता हूं मैं, 29 75, 30 94, 31 01, 32 69। एक्चुअली जो दूसरा क्वेश्चन था ना, वो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, वो वेरिएबल वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है सीडीएस का। तो ध्यान रखना, वेरिएबल क्वेश्चन वाला प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको करा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है सीडीएस का, जो कि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज के साथ फजल किया गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है, तो बिल्कुल भाग देते हैं। ये हो गया n। जब इस n को मैं 17 से भाग देता हूं, तो भागफल आता है 182 के बराबर आता है। तो मेरा भागफल कितना है, भागफल आया 182। ठीक है, और भागफल और शेषफल के बीच का अंतर दे रहेगा 175। तो मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। तो इस n की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आ गई। अब शेषफल, अब मैंने आपको बताया था कि शेषफल हमेशा डिविजर से छोटा होता है। अगर मैं बात करूं रिमाइंडर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर हमेशा 17 से छोटा होगा। यहाँ पे भाई डिविजर क्या है, 17 है। तो मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर हमेशा 17 से छोटा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, भागफल और शेषफल के बीच का अंतर दे रखा है 175। ठीक है,
भागफल और शेषफल के बीच का अंतर दे रखा है 175। ठीक है, तो ये देखो 182 और 175 का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो क्या यही शेषफल नहीं होगा है क्या? यही तो बोला गया है एग्जाम में, क्वेश्चन में अल्टीमेटली। देखो भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। मैं बात करूं भागफल और शेषफल के बीच का अंतर भी तो 175 है। 182 में से 7 घटाऊंगा तो 175 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया, 7, जो कि देखो 17 से छोटा भी आ गया। ये चीज समझ में नहीं आ गई क्या भाई? यही तो दे रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर, भागफल और शेषफल के बीच का अंतर, अंतर लेना था, डिफरेंस लेना। डिफरेंस में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, तो भागफल और शेषफल के बीच का अंतर कितना आएगा, 175 दे रखा है। अब भागफल दे रखा है मेरे को 120, भैया से रिमाइंडर आर और 175, तो यहाँ से मैं रिमाइंडर निकालो तो कितना आएगा, 182 में से 175 घटा के तो आएगा कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये चीज़ ही तो मैंने डायरेक्ट निकाल दी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, 17 से छोटा होता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से तीनों चीज़ें निकाल ली भाई। यहाँ से मैंने भाजक भी निकाल लिया, भागफल भी निकाल लिया, शेषफल भी निकाल लिया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब मुझे एन की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगी, 17 गुना 182, 182 गुना 17 प्लस कितनी आ जाएगी, यहाँ से रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आ गया 7। तो भाई यही तो चीज निकल के आई। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं देखूंगा कि आप ऑप्शन पे नजर मारो। देखो हर एक संख्या का, हर एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है, तो अब हम लोग इसके कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पर कर लेंगे। अर्थात हर संख्या का यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूँ, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, देखो इनकी गुणा करने पर कुछ भी आए तो 7 दूनी 14, बट इस संख्या का यूनिट डिजिट आएगा 4। ठीक है, और ये 7 दे रखा है भाई। इनकी इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर कुछ भी आए, लेकिन इस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट आएगा 1 आएगा। ठीक है, 7 और 4 11 होता है ना। तो देखो किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन का आ रहा है इसका, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो देखो आप कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने बोला था इन सवालों में सिर्फ एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन स्पीड देखना चाहता है, तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। अब इस सवाल के ऑप्शन पर नजर गई तो हर संख्या का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट ही निकालूंगा ना, पूरा सॉल्व करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो तब तक नोट कर लीजिए भाई आप। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई इस टाइप का। तो देखो ये क्वेश्चन है इजी दिखने में, हर स्टूडेंट कर लेगा इसको, बट आप लोगों को जल्दी करना है इन सवालों में। ठीक है, तो बस यहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ आपकी स्पीड देखना चाह रहा है बस। तो ये मत सोचना कि मेरे को कंसेप्ट आता है बस गुणा भाग करूंगा तो मैं कर लूंगा, सब कर लेंगे भाई, ये स्पीड का ही खेल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 होगा ना, भाजक भागफल का 24 गुना है। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इस वजह से लिया है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है।
और डी हो गया 7450। तो सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 24 गुना है, शेषफल का 8 गुना है यदि भागफल 18 है, ठीक है। तो भाग कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। तो भागफल 18 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, भाजक भागफल का 24 गुना है। जो भाजक है ना, भागफल का 24 गुना है, ये भाजक है, ये इसका 24 गुना है। तो क्या कर दूंगा, 18 गुना 24, तो ये मेरे पास भाजक आ गया, ठीक है। और शेषफल का 8 गुना है, ठीक है। भाजक शेषफल का 8 गुना है, तो मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर भाजक का बटे 8 है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ जाएगी ना, तो इसको बटे 8 कर देता हूँ, रिमाइंडर जाएगा 8 3 24, 18 2 54, यानी कि रिमाइंडर आ जाए मेरे पास 18 3 54 आ जाए रिमाइंडर, ठीक है। तो मेरे को भाज्य निकालना है, अब मुझे ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ से भाज्य क्या आ जाएगा, यहाँ से भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखो 18 के 18 में गुणा करूंगा, कितना आएगा यहाँ से 324 गुणा 24 प्लस 54 आ गया, ठीक है। ये कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो हर संख्या का यूनिट डिजिट भी सेम आ रहा है, तो अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करूंगा। तो मैंने आपको कैलकुलेशन कराने के लिए तो ये सवाल लिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है। देखो 324 क्या होता है, 18 गुणा 18 होता है। अब 18 में छुपा होता है 9, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। और देखो 54 भी 9 से डिविजिबल है, तो इनका जो सम आएगा ना वो भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल से बताया था कि कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब उस संख्या का डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो मैं देखूंगी किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो वही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये संख्या भी 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है, तो उनका सम करूंगा वो भी 9 से कटेगा। अब कोई संख्या 9 से कटेगी तो उसका डिजिटल सम होना चाहिए 9। तो देखता हूँ 8 3 11 7 18 में तो डिजिटल सम आ गया 9, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे भी चेक कर लेता हूँ, 6 3 9 7 16 में तो डिजिटल सम आया 7, जो कि गलत है। 8 4 12 7 19, 19 मतलब 1, डिजिटल सम आया 1, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 5 4 9 7 16 मतलब 7, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। डिजिटल सम सिर्फ एक ही इसी का आ रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना, आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, इस वजह से सवाल लिया है, ठीक है। तो तब तक नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 5 दो धनात्मक संख्याओं में दो हजार एक का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या का अंक अवयव क्या होगा, बड़ी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन लिखा देता हूँ 11, 10, 15, 14, 11, 10, 2019 मेंस का सवाल है भाई ये। ठीक है, तो तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ, सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करना, बस आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों में। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इस लैंग्वेज का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर दे रखा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या दे रखी है। ठीक है, सपोज करो मैंने मान ली बड़ी संख्या, क्या मान लेता हूँ मैं, बड़ी संख्या x मान लेता हूँ। ठीक है, और छोटी संख्या में मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। कुछ न कुछ मानना पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन में दे नहीं लगा। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या से विभाजित करने पर मेरे को 9 और 4 ये शेष पर बढ़ता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है। ठीक है, अंतर मतलब डिफरेंस, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या x है, उसमें से छोटी संख्या y घटाऊंगा, तो ये डिफरेंस कितना दे रखा है, ये डिफरेंस दे रखा है मेरे को 2001 का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, अब बड़ी संख्या मैंने माना x, अब इसको मैं छोटी संख्या y से भाग दूंगा, से विभाजित होता है, तो भागफल तो 9 आता है, भागफल आता है मेरे पास 9 आता है, और शेषफल आता है मेरे पास 41 आता है। ठीक है, 41 आता है। देखो भाग के प्रोसेस से कितने सारे क्वेश्चन बनता है, 41 बढ़ता है। तो बड़ी संख्या के अंकों को योगफल निकालना है, तो अंकों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को बड़ी संख्या की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसके डिजिट को जोड़ दूंगा तो वहां से निकल के आ जाएगा। तो बड़ी संख्या, तो ये x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, x क्या है, भाज्य है, मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो 9 गुणा y प्लस 41 आ जाएगा, तो 9y प्लस 41 आ जाएगा। ये निकल के आई बड़ी संख्या की वैल्यू। ठीक है, बड़ी संख्या की वैल्यू ये निकल के आई। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं। देखो अगर आप बिल्कुल एक स्मार्ट तरीका देखोगे तो इस सवाल को अब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास बड़ी संख्या आ गई ये। ठीक है, अब मुझे बड़ी संख्या के अंकों का योग निकालना है, तो देखो बड़ी संख्या के अंकों का योग, देखो ये 9y कट गया, अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो 0 आ जाएगा। भाई कोई भी संख्या 9 से कट रही है तो उसका डिजिटल सम 0 होना चाहिए ना। ठीक है, 9y को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो कट जाएगा ना पूरा पूरा, तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, अर्थात डिजिटल सम कितना आएगा, 0 आएगा, और इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि बड़ी संख्या की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका डिजिटल सम 5 आना चाहिए। क्यों, देखो ये 9y में तो ये 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ से तो डिजिटल सम 0, y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, सपोज करो y की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, तो 9 3 27, मतलब डिजिटल सम तो 9 आ गया ना। 9 बोलो डिजिटल सम, चाहे 0 बोलो, बात एक ही है। तो इस संख्या का डिजिटल सम आ गया 0, और इस संख्या का डिजिटल सम आ गया 5 है, क्योंकि ये 9 से मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आ गया 5, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बट उसका डिजिटल सम 5 आना चाहिए। ठीक है, डिजिटल सम से कर लेते हैं इस सवाल को, तो मैं देखूंगा कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है, क्योंकि अंकों का योग करना है। ठीक है, तो डिजिटल सम देख लेते हैं, अंकों का योग ही तो होता है भाई डिजिटल सम। ठीक है, कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब उस संख्या का अंकों का योग 9 से कट जाएगा, डिजिटल सम 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो मैं देखूंगा किस संख्या का डिजिटल सम अगर 5 आ गया तो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, 1 और 1 2 डिजिटल सम आया, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 5 रह चाहिए, नहीं तो 4 1 5, देखो डिजिटल सम 5 ही चाहिए, इसी ऑप्शन का है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है बड़ी संख्या की, क्योंकि मुझे डायरेक्ट अंकों का योग पूछा है, तो मैं 9 का डिजिटल रूल लगा लूंगा, तो ऐसे डिजिटल सम आया 5, तो मैं देखूंगा किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हो गया आपको स्मार्ट तरीका। ठीक है, बेसिक से मैं बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ से ये x और y की ये दो इक्वेशन आ गई, और यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए x y, और मुझे x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो
यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, बस अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से डायरेक्ट मेरे को x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू मैं इसमें रख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कम होगी। ठीक है, अदरवाइज आप y पहले निकालोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ रख देता हूँ, तो कितना आएगा 9y प्लस 41 माइनस वाई बराबर 2000 आएगी। ये निकल के आया, ये 8y आ जाएगा, 41 घटाऊंगा और कितना आएगा यहाँ से 0, 10 में से 4 गया तो कितना आएगा 6, कितना आ गया 1960 आ गया। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 8 दूनी 16, कितना आएगा 3, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, तो y की वैल्यू आ गई 245। तो यहाँ रख देता हूँ मैं, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रखना इजीली है, तो यहाँ रख लेता हूँ y की वैल्यू 245। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2001 में 245 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2246 आ जाएगा। अब मुझे इनका सम पूछा है, इनके डिजिट का 4 4 10 2 12 2 14, सिर्फ यही उत्तर आ रहा है। देखो आप बेसिक से ऐसे करोगे, बट आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9y यही दिक्कत दे रहा है। बट इसको तो y को तो 9 का मल्टीपल बना लिया, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 0, इसका डिजिटल सम आया है 5, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो, x का डिजिटल सम 5 आना चाहिए। तो देखोगे इसी ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है। तो देखो आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, बस कैलकुलेशन ही पूछा है, कैलकुलेशन ऐसे करो तो कितना जल्दी आ गया उत्तर। ठीक है, उतार लीजिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे भाई आज क्लास। ठीक है, तो आज ही क्लास के जितने भी कंसेप्ट कराए मैंने आपको, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे इसी का, तो यही रहेगा, पहले कंसेप्ट फिर रिवीजन, पहले कंसेप्ट फिर रिवीजन। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर खत्म करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। नोट कर लीजिए तब तो नीचे। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, फिर नया कंसेप्ट कल की क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 विभाज्य है। ये पूछा कि संख्या किससे विभाज्य है, तो ऑप्शन दिखा देता हूं, ऑप्शन में सही बताना है। ग्यारह, 16, 25, 30। एक बार देख लेता हूँ, आपको पूरा दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे। जी हाँ, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बट ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। तरीके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना जीडी वगैरह में तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CGL और FTS और CPO हर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। ये पूछा कि ये संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है, ये पूछा है, तो अब देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है मेरे को 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस सवाल में मुझे करना क्या है। जब कुछ समझ में नहीं आया तब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसी चीज को देखता हूँ, इसी चीज को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्या ये चीज और सिंप्लीफाई हो रही है, तो इसी चीज को छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इन सब में पावर 25 26 27 है, तो आप सबसे छोटी पावर को पकड़ो। सबसे छोटी पावर है 25, तो आप क्या करो, सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो। 3 की पावर 25 को मैं सब में से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 3 की पावर 25 को 3 से पावर 25 से भाग दूंगा तो 1 आएगा।
ठीक है। अब 3 की पावर 26 को 3 की पावर 25 से भाग देते हैं तो क्या आएगा। देखो ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का कंसेप्ट होता है, आपको आता भी होगा। अगर ए की पावर एम को ए की पावर एन से भाग दूं तो क्या निकल के आता है, ए की पावर एम माइनस एन। अगर बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो घात का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं, बेस सेम है, भाग में पावर घट जाती है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 की पावर 26 - 25 आएगा, कितना आएगा 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो कितना आएगा 3 की पावर 1। जब 3 की पावर 27 को 3 की पावर 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 3 की पावर 2 आएगा, ठीक है। बेस सेम है, डिफरेंस में पावर घट जाती है, ठीक है। तो बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, ठीक है। जब 3 की पावर 28 को 3 की पावर 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो देखो अब कुछ तो आसान हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो अब इस चीज को सॉल्व कर लेता हूँ, ये चीज है क्या, ठीक है। तो 3 की पावर 25 गुणा 3 3 होती 27 और 9 36 और 3 39 आ कितना आ गया 40 आ गया। तो ये चीज निकल के आई। एक्चुअली इस संख्या का मतलब यही तो है, ठीक है। उसको ऐसे करके लिखा, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज निकल के आई। अब तो हर कोई बता देगा, ठीक है। देखो ये संख्या के लास्ट में 0 आ रहे हैं अथवा ये संख्या 10 से कट रही है, तो सिर्फ एकमात्र यही संख्या है जो 10 से कट रही है, तो यही उत्तर हो जाएगा। कैसे भाई, 3 की पावर 25 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 24 गुणा 3 और 40 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 गुणा 4 लिख सकता हूँ। तो देखो 30 इसमें छुपा हुआ है, अर्थात इस संख्या का ये फैक्टर है 30। तो मैंने अभी कंसेप्ट क्या बताया था, किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या उस संख्या से पूरी पूरी डिवाइड है। तो 30 इस संख्या का फैक्टर है ना, तो ये 30 इस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों इन सब का रिविजन करके आना, कल की क्लास में हम लोग नए कंसेप्ट करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं कल। ओके, बाय एवरीवन, सी यू टुमारो।